हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर बाय सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर द सर्किट शोन। देखिए, ये सर्किट में ये करंट आई हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। हम ये प्रॉब्लम को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में ये सोर्स को कंसीडर करेंगे, ये सोर्स की वजह से ये करंट आई फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये सोर्स कंसीडर करेंगे और इसके वजह से फिर से ये करंट आई फाइंड आउट करेंगे। फिर हम स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, ये दोनों सोर्सेज की वजह से जो हमने करंट आई फाइंड आउट किए थे, ये दोनों करंट्स का हम एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां टोटल 2 सोर्सेज दिए हैं, इधर भी एक सोर्स है और इधर भी एक सोर्स है और ये दोनों जो है वो वोल्टेज सोर्सेस है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कहा था हमने कि स्टेप नंबर 1 में हमें ये सोर्स को पहले कंसीडर करना है। तो रूल ये है कि जब कभी भी आप कोई सोर्स को कंसीडर करते हैं तो रिमेनिंग सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होता है। तो हम ये सोर्स को कंसीडर करेंगे और ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। ये सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय इसको रिप्लेस करना होता है बाय शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है। रूल ये है कि जब कभी भी आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना होता है बाय शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को जब भी डीएक्टिवेट करना होता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। तो फिलहाल यहां पे वोल्टेज सोर्स है, तो चलो हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे में हमें एक न्यू स्टेज यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने यहां पे लिखा है स्टेप नंबर 1 कंसीडर 50 एट एन एंगल ऑफ 0 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये जो वोल्टेज सोर्स है, हमें ये वोल्टेज सोर्स कंसीडर करना है और इसको डीएक्टिवेट करना है, इट मींस इसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखिए, ये हमने एक न्यू सर्किट बना लिए है और ये न्यू सर्किट में आपको सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है। ये जो 50 एट एन एंगल ऑफ 0 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है, बस ये दिखाई दे रहा है, और जो दूसरे साइड में जो वोल्टेज सोर्स था हमने उसको डीएक्टिवेट कर दिए और वो ब्रांच को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखिए, ये है शॉर्ट सर्किट। हम यहां पे लिख देते हैं शॉर्ट सर्किट ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये ब्रांच जो है वो शॉर्ट हो गई, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हमने एक और सर्किट ड्रॉ किया है, और वो सर्किट का क्या मतलब है, देखो हमने एक दूसरा सर्किट भी ड्रॉ किया है। इसका क्या मतलब है, वो हमने इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि देखो यहां पे ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसके पैरेलल में एक डमी ब्रांच क्रिएट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये रूल है कि जो ब्रांच शॉर्ट होती है उसके पैरेलल में जो ब्रांच होती है वो डमी ब्रांच होती है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता, पूरा करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट वाले ब्रांच में से फ्लो होता है। तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ब्रांच है ये शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच है। तो ऐसे में इसके पैरेलल में देखो ये ब्रांच है, इसके पैरेलल में ये ब्रांच है, और यहां पे क्या लगा है, यहां पे 4 और -j6 लगा है। तो ये जो है ये पूरा डमी ब्रांच है, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स लगे हैं वो भी डमी एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये 4 ओहम ये भी डमी एलिमेंट हो जाएगा, और ये -j6 ओहम ये भी डमी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ब्रांच जो है वो डमी ब्रांच है। तो ऐसे में ये ब्रांच को निकालना है, क्योंकि डमी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर डमी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो ब्रांच यूजलेस ब्रांच होता है, वो ब्रांच का सर्किट में कोई काम नहीं है, क्योंकि उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसे ब्रांच को निकाल देना बेहतर है। तो ऐसे में ये जो डमी ब्रांच है, ये डमी ब्रांच को हमें निकालना है। तो हम ये ब्रांच को निकाल देंगे। तो देखो, निकालने के बाद हमने ये सर्किट ऐसा बनाया है, यहां पे हमने ये डमी ब्रांच को शो नहीं किया है, सिर्फ जो शॉर्ट सर्किटेड वाली ब्रांच है जो ऐसी बाहर से है वो हमने यहां पे शो किया है। लेकिन यहां पे ये जो नया सर्किट हमने बनाया है, यहां पे एक और चीज आप देख सकते हैं, क्या कि हमने ये ब्रांच भी शो नहीं किया है। देखो, ये 2 ओहम और j3 ओहम वाला जो ब्रांच है वो भी हमने यहां पे शो नहीं किया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भी एक डमी ब्रांच है। यहां पे दो डमी ब्रांचेस है। एक डमी ब्रांच कौन सी है वो तो हमने आपको बता दिए, तो ये है डमी ब्रांच, ये तो हमने आपको बता दिए। लेकिन एक और डमी ब्रांच है, दूसरा डमी ब्रांच भी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये डमी ब्रांच कैसे है, तो ये भी एक डमी ब्रांच है। ये 2 ओहम j3 ओहम वाली ब्रांच, ये भी एक डमी ब्रांच है। वो कैसे, वो इसीलिए क्योंकि इसके पैरेलल में देखो क्या है, इसके पैरेलल में वोल्टेज सोर्स वाला ब्रांच है। देखो, ये ब्रांच में क्या है, वोल्टेज सोर्स है। ये हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम बताए थे। इसके पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हमने नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, उसमें हमने आपको एक रूल बताए थे। रूल ऐसा है कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो वो डमी हो जाता है। ये रूल है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। तो वोल्टेज सोर्स है, देखो ये ब्रांच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स है।
अगर सिर्फ वोल्टेज सोर्स हो तो उसके पैरेलल में जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी ब्रांच आएगा, वो डमी ब्रांच हो जाएगा। तो वो रूल के अकॉर्डिंग हमने ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच को डमी ब्रांच लिया है। इट मींस ये ब्रांच को भी हमें निकालना है। ये यूजलेस ब्रांच है, तो ये ब्रांच को भी निकालने के बाद सर्किट कुछ ऐसा रहेगा। देखो ये सर्किट हमने ऐसा बना लिए। ये एक न्यू स्टेज है। अब यहां पे कोई भी टाइप का डमी ब्रांच नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डमी ब्रांच पहचानने में दिक्कत होती है। डमी ब्रांच पहचानते आना चाहिए। अगर आपको डमी ब्रांच पहचानना आता है तो आप प्रॉब्लम को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे वही चीज है, यहां पे दो डमी ब्रांचेस है। ये तो डमी ब्रांच है, ये हमने आपको बताए थे। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच है। पूरा करंट इसमें से फ्लो होगा, इसमें से फ्लो नहीं होगा, इसलिए ये डमी ब्रांच है। और ये डमी ब्रांच क्यों है? क्योंकि इसके पैरेलल में वोल्टेज सोर्स वाला ब्रांच है। ये ब्रांच में प्योर वोल्टेज सोर्स है। देखो अगर ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर कोई रेजिस्टर होता, अगर ये वोल्टेज सोर्स के इधर अगर रेजिस्टर होता सीरीज में, या तो इधर या तो इधर, अगर ये ब्रांच में अगर कोई रेजिस्टर होता तो ऐसे में फिर ये डमी ब्रांच नहीं होता। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। ये वोल्टेज सोर्स जो है, ये ब्रांच में सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स लगा है। ऐसे में इसके पैरेलल में जो ब्रांच है वो डमी ब्रांच हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिंगल वोल्टेज सोर्स है। इसके सीरीज में कोई भी टाइप का रेजिस्टर नहीं है, इसलिए इसके पैरेलल में जो ब्रांच है वो डमी ब्रांच हो जाएगा। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोज में ये चीजें बताए थे। तो चलो फाइनली ये हमने जो न्यू स्टेज बनाए थे, उसके बाद ये हमने एक और न्यू स्टेज बना लिए और यहां पे हमने डमी ब्रांचेस को पूरी तरह से निकाल दिए हैं। और अब ऐसी कंडीशन में हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। अब यहां पे करंट आई फाइंड आउट करना काफी आसान हो जाएगा। इतने सारे ब्रांचेस थे, इतने सारे ब्रांचेस को हमने निकाल दिए। सर्किट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया और ये सर्किट बन गया। और अब ऐसी कंडीशन में हमें ये करंट आई फाइंड आउट करना है। अब ये करंट आई फाइंड आउट करना काफी आसान है। इसके लिए हमें करंट डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। देखो ये जो सर्किट है, अब ये सर्किट का काम हो गया। ये सर्किट का अब कोई काम नहीं है। यहां पे बस यही एक समझना था कि ये डमी ब्रांचेस है। एक बार आपने इसको निकाल दिए तो ये जो न्यू स्टेज बना है, अब आपको यहां से कंटिन्यू करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये पूरे सर्किट में क्या है, ये पूरे सर्किट में ये एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। पूरे सर्किट का ये हो गया टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो होगा? टोटल वोल्टेज की वजह से टोटल करंट फ्लो होगा। तो देखिए टोटल करंट ये ऐसा फ्लो होगा। ये टोटल करंट फ्लो होने का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ये है टोटल करंट, हम इसको कहेंगे IT। फिर ये टोटल करंट यहां से आगे ऐसा जाएगा और ये जो नोड है यहां पे डिवाइड हो जाएगा। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो इधर गया इसको हम नाम देंगे दैट इज I1, और जो इधर गया इसको हम नाम देंगे I2। तो हमें ये I1 और I2 में से कौन सा करंट फाइंड आउट करना है? तो हमें ये I2 करंट फाइंड आउट करना है। हमें I1 करंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें I2 फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट I। हमें ये करंट फाइंड आउट करना है जो कि 5 ओम रेजिस्टर में से फ्लो हो रहा है। तो 5 ओम रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट का नाम क्या है? I2 है। तो हमें यहाँ पे I2 फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे I2 फाइंड आउट करने के लिए हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। देखो ये जो नोड है, ये नोड पे करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। तो करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना है। लेकिन करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए आपको टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता होना चाहिए। ये टोटल करंट IT आपको पता है क्या? नहीं। टोटल करंट पहले निकालो, टोटल करंट का यूज करके फिर करंट डिवीजन रूल यहां पे अप्लाई करो और फिर आपको I2 मिल जाएगा। तो चलो टोटल करंट पहले निकालते हैं। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना काफी आसान है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सर्किट को सीरीज पैरेलल से सॉल्व करो और देखो कि टोटल रेजिस्टर क्या आता है। तो यहां पे क्या दिख रहा है? 5 और 10 ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है और ये पैरेलल होने के बाद जो भी इसका रेजिस्टेंस आएगा वो ये 10 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस RT। टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल्स टू 5 इज पैरेलल टू 10। ठीक है, एंड दिस इज इन सीरीज विथ 10। ठीक है, देखो क्या लिखा हमने, 5 और 10 पैरेलल में है। तो हमने लिखा 5 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन 10 ओम के साथ सीरीज में है, इसके साथ सीरीज में है। तो हमने +10 किए। बस इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कैसे करना? सॉल्व करना काफी आसान है। ये R1 है, ये R2 है। तो सॉल्व करने का तरीका कैसे? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 और फिर +10। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर ये दोनों का एडिशन और +10 आपको करना है। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? न्यूमरेटर में है 50, डिनोमिनेटर में है 15। तो ये है दैट इज 10/3, इट मींस 3.333।
तो ये 3.333 प्लस 10 तो ये हो गया 13.333 ओहम का रेजिस्टेंस। तो फाइनली हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया है। बस ये टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके टोटल करंट फाइंड आउट कर लो। तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज दैट इज 50 एट एन एंगल ऑफ 0 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस करो 13.333, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस 3.75 हम लिखेंगे, 3.75 एट एन एंगल ऑफ 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर। ठीक है, ये जो एट एन एंगल ऑफ 0 है इसका फिलहाल यहाँ पे कोई रोल नहीं है। 50 एट एन एंगल ऑफ 0 यानी ही 50 होता है, तो ये हमने सीधा सीधा डिवाइड कर दिए, तो आंसर 3.75। सिर्फ 3.75 एम्पियर लिखेंगे तो भी चलेगा, या 3.75 एट एन एंगल ऑफ 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने टोटल करंट फाइंड आउट कर लिए। और अब जैसा हमने कहा था टोटल करंट का यूज करके हमें I2 फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। तो हम यहां लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमें यूज करना है, तो करंट डिवीजन रूल से है I2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम यहां पे लिखेंगे I2 इक्वल्स टू, तो करंट डिवीजन रूल यूज करते समय हमेशा सबसे पहले आपको टोटल करंट लिखना होता है। टोटल करंट कितना है 3.75, तो हम लिखेंगे 3.75। एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा ओनली प्लेन 3.75 ऐसा लिखो। तो सबसे पहले टोटल करंट हमने लिख दिए, इनटू अब लिखना है आपको रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। क्या लिखना है, अब आपको यहां न्यूमरेटर में लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अब अपोजिट ब्रांच कैसे फाइंड आउट करना, देखो काफी आसान है। यहां पे टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 में और I2 में। तो I1 I2 में से आप I2 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो I1 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। क्या कहा, फिर से सुनो, I1 I2 में से आप I2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I1 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच। ठीक है, तो I1 वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हम लिखेंगे 10। तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। ये आपको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। देखो हमने ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी लिखना होता है नीचे भी लिखना होता है, तो वो हमने लिख दिए। प्लस अब देखो डिनोमिनेटर में प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इसका मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वहां का रेजिस्टेंस। करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां का रेजिस्टेंस कितना है 5, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो ये हो गया 10/15 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये कितना आएगा कैलकुलेटर में। तो ये है न्यूमरेटर में 3.75 इंटू 10 और डिनोमिनेटर में है 15, तो ये आ रहा है दैट इज 5/2, इट मींस 2.5 एम्पियर का करंट, 2.5 एम्पियर का करंट। करंट डिवीजन रूल यूज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपोजिट ब्रांच पहचानना। अपोजिट ब्रांच पहचानना काफी आसान होता है। जो दो करंट होते हैं, दो में से जो करंट आप फाइंड आउट करते हैं वो छोड़ के जो दूसरा करंट जो आप नहीं फाइंड आउट कर रहे, वो जो ब्रांच होता है वो होता है अपोजिट ब्रांच, तो वही आपको लिखना होता है, तो वो हमने लिख दिए। इस तरह से फिर कंटिन्यू करना होता है। तो फाइनली ये हमें करंट I2 मिल गया। करंट I2 कितना, दैट इज 2.5 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है 5 ओम में से फ्लो होने वाला, वो करंट हमने ये स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट कर लिए। ये जो करंट है, ये करंट का आंसर हम यहां पे लिख के रखते हैं ताकि लास्ट में हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने में आसानी हो। हमने आपको कहा था कि स्टेप नंबर 3 में आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये हमने स्टेप नंबर 1 का जो आंसर है वो हमने यहां पे लिख के रख दिया है। और अब हम स्टेप नंबर 2 का आंसर भी निकालेंगे। चलो अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम ये वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और ये वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। इट मींस हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमें फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने यहां पे लिखा है स्टेप नंबर 2 कंसीडर 100 एट एन एंगल ऑफ 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब हमें ये सोर्स को कंसीडर करना है और इसको डीएक्टिवेट करना है। इट मींस इसको रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमें एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना था। तो ये देखिए हमने न्यू सर्किट बना लिए। ये न्यू सर्किट में आपको इधर का वोल्टेज सोर्स दिख रहा है और इधर में ये जो ब्रांच है ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिए। हम यहां पे लिख के रखते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये हमने क्या किए, शॉर्ट सर्किट ये ब्रांच को किए हैं। ठीक है, और अब ये शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हुआ, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से फिर से एक डमी ब्रांच यहां पे क्रिएट हो जाएगा। जैसा स्टेप नंबर 1 में हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में देखो, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में एक ब्रांच है, तो ये ब्रांच यहां पे डमी ब्रांच हो जाएगा। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, पूरा करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट वाले ब्रांच से फ्लो हो जाएगा। तो ये ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमें ये ब्रांच को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमें ये ब्रांच को रिमूव करने के बाद एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है। तो ये देखो हमने एक न्यू सर्किट बना लिए। ये न्यू सर्किट में हमने ये ब्रांच जो है वो वहां पे शो नहीं किया है। और यहां पे एक और डमी ब्रांच है। कौन सा डमी ब्रांच, तो जैसा स्टेप नंबर 1 में था वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो ब्रांच है वो डमी ब्रांच, तो यहां पे भी है। देखो इधर में वोल्टेज सोर्स लगा है और ये ब्रांच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही है। देखो
प्योर वोल्टेज सोर्स है, इधर कोई भी टाइप का रेजिस्टर वगैरह नहीं है। अगर ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टर वगैरह होता तो फिर उसके पैरेलल में जो ब्रांच है फिर वो डमी ब्रांच नहीं होता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये ब्रांच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, तो इसके पैरेलल में ये जो ब्रांच है ये ब्रांच डमी ब्रांच हो जाएगा बाय द रूल ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा हमने स्टेप नंबर 1 में बताए थे, बिल्कुल स्टेप नंबर 2 में वैसा ही है। तो ऐसे में हमें ये ब्रांच को भी रिमूव करना पड़ेगा, तो ये ब्रांच को हम रिमूव करेंगे। तो देखो ये न्यू सर्किट हमने जो बनाया है, ये न्यू स्टेज हमने जो बनाया है, उसमें हमने ये ब्रांच को शो नहीं किया है, बाकी रिमेनिंग एज इट इज है। ये 10 ओहम 5 ओहम 10 ओहम यहां पे एज इट इज है। ये दोनों ब्रांचेस को हमने वहां से रिमूव किए और अब ये स्टेज में हमें करंट आई फाइंड आउट करना है। तो चलो करंट आई अब फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। ये करंट आई फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से यहां पे करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें टोटल करंट पहले निकालना पड़ेगा। देखो टोटल करंट यहां पे किस तरह से फ्लो होगा वो हम आपको पहले बता देते हैं। देखो ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है, तो जाहिर सी बात है करंट, ये टोटल करंट ऐसा ऊपर से निकलेगा, ठीक है। ये है टोटल करंट, ये टोटल करंट ऐसे फ्लो होगा, यहां पे आगे कंटिन्यू, यहां आगे जाएगा और ये नोड पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। जो इधर गया वो करंट को हम नाम देंगे I3 और जो इधर गया वो करंट को हम नाम देंगे I4। अब देखिए हमें ये I3 I4 में से कौन सा करंट फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां पे I4 फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस। ये 5 ओहम रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो फाइंड आउट करना है, तो ये 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे I4 है, तो हमें ये I4 फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हुआ है इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। तो उसके लिए हमें पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा। तो चलो टोटल करंट निकालते हैं, लेकिन टोटल करंट निकालने के लिए आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस से टोटल करंट निकालेंगे, फिर वो टोटल करंट का यूज करके करंट डिवीजन रूल में अप्लाई करके हम I4 फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। हम यहां पे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस RT। तो यहां पे क्या सीरीज पैरेलल है, तो जैसा पिछले स्टेप में बिल्कुल सीरीज पैरेलल में था, बिल्कुल वैसा है यहां पे भी है। क्या दिख रहा है, देखो 10 ओहम और 5 ओहम, ये 10 और 5 दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों को पैरेलल करो और जो भी आंसर आएगा वो ये 10 के साथ सीरीज में करो। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 इज पैरेलल टू 10, ठीक है, एंड इट इज इन सीरीज विथ 10। जैसा हमने स्टेप नंबर 1 में किए थे बिल्कुल वैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमने यहां पे अप्लाई किए प्लस 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फिर से 13.333 ओहम का रेजिस्टेंस। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। हमने ये दोनों को पैरेलल में किए और ये पैरेलल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो ये 10 के साथ सीरीज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अब ये टोटल करंट, अब हमें इसका यूज करके टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे टोटल करंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज दैट इज 100 एट एन एंगल ऑफ 30 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना 13.333। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, टोटल करंट मिल जाएगा। तो हम ये कैलकुलेटर में लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 13.333, तो अब ये हो जाएगा 7.5। तो हम ये लिखेंगे 7.5 और अब यहां पे एंगल शो करना पड़ेगा, एंगल जरूरी है 30। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने टोटल करंट फाइंड आउट किया। हम ये करंट हम यहां लिखेंगे एम्पियर। तो टोटल करंट यहां पे फाइंड आउट कर लिए और अब यही टोटल करंट का यूज करके हमें अब I4 फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, जैसा हमने स्टेप नंबर 1 में किए थे वैसा ही है। बाय करंट डिवीजन रूल हमें I4 फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे I4 इक्वल्स टू, तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते समय सबसे पहले आपको टोटल करंट लिखना होता है। तो हम यहां पे सबसे पहले टोटल करंट लिखेंगे, कितना है टोटल करंट 7.5 एट एन एंगल ऑफ 30, ये हमने टोटल करंट लिख दिए। और अब आपको करना है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अब आपको यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना है। तो अपोजिट ब्रांच कौन सा होगा, अपोजिट ब्रांच देखो I3 I4, ये जो टोटल करंट है ये टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ I3 I4 में, तो उसमें से आप I4 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I3 वाला ब्रांच जो है वो अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। तो I3 वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, देखो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम यहां लिखेंगे 10 ऊपर भी 10 नीचे भी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 5, तो हम यहां लिखेंगे 5, ठीक है। तो यहां पे काफी सिंपल है अपोजिट ब्रांच पहचानना। तो यहां पे टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है I3 I4 में, तो I4 फाइंड आउट करेंगे तो I3 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा और I3 फाइंड आउट करेंगे तो I4 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। बिल्कुल वही हमने यहां पे लिखा है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना काफी आसान है। तो ये हम कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर में हम कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहां पे एंगल के फॉर्म में है। तो ये हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 7.5 एट एन एंगल ऑफ 30 और न्यूमरेटर में है इंटू 10 और डिनोमिनेटर में है 15। तो ये आ चुका है एंगल के फॉर्म में। आंसर निकालेंगे 5 एट एन एंगल ऑफ 30।
तो ये हम आंसर निकालेंगे, कितना लिखे हैं 5 एट एन एंगल ऑफ 30 एम्पियर का करंट, तो ये हम फाइनली यहां पे लिख देंगे I4 कितना निकला है 5 एट एन एंगल ऑफ 30 एम्पियर। तो फाइनली यहां पे ये हमें जो मिला है ये क्या है, ये है वो करंट जो 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस, तो ये 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे I4 है, तो वो हमने यहां पे निकाल लिए और ये जो करंट हमने निकाला है वो हम यहां पे लिख देंगे I4 हमने यहां पे फाइंड आउट किए 5 एट एन एंगल ऑफ 30 एम्पियर। और अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप नंबर 3 सॉल्व करना है। दोनों स्टेप में ये जो हमने करंट निकाला है, दोनों स्टेप में जो करंट है उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। स्टेप नंबर 1 में जो हमने ये करंट निकाले थे 5 ओम में से फ्लो होने वाला, वो भी डाउनवर्ड था, और स्टेप नंबर 2 में अभी हमने ये जो करंट निकाले हैं ये भी डाउनवर्ड है। दोनों करंट का डायरेक्शन यहां पे डाउनवर्ड है, तो स्टेप नंबर 3 में हमें बस ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो चलो स्टेप नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने यहां लिखा है स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो हमने यहां लिखा है देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज, तो यहां पे करंट I था तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर करंट I इक्वल्स टू, हमें क्या करना है स्टेप नंबर 1 का करंट और स्टेप नंबर 2 का करंट जस्ट हमें ऐड करना है, क्योंकि दोनों स्टेप में करंट का डायरेक्शन सेम था। तो ये देखिए दोनों स्टेप का जो करंट का जो आंसर है वो हमने यहां पे लिख के रखा है। पहले स्टेप का जो करंट है वो है I2, सेकंड स्टेप का जो करंट है वो है I4, तो हम यहां पे लिखेंगे जस्ट दोनों को ऐड करना है I2 प्लस I4। तो ये I2 का वैल्यू क्या है 2.5 और I4 का वैल्यू है यहां एंगल के फॉर्म में है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 5 एट एन एंगल ऑफ 30। जस्ट इसको कैलकुलेटर में हमें ऐड करना है और इसको सॉल्व करते समय कैलकुलेटर आपको कॉम्प्लेक्स मोड में लेना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे 5 एट एन एंगल ऑफ 30 और ये प्लस 2.5, तो ये आ चुका है दैट इज 7.273 एट एन एंगल ऑफ, हम लिखेंगे दैट इज 7.273 एट एन एंगल ऑफ 20.103 एम्पियर। तो फाइनली ये करंट I हमें मिल गया। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने ये फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो वो हमने ये फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।